और 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे। कल मैं यूनिट 1 का नोट्स भेज दिया, नोट्स मतलब वो पीपीटी जो था उसका ही पीडीएफ बना के भेज दिया था। मिल गया ना आप लोग को यूनिट 1? यूनिट 1 में जो लास्ट है एप्लीकेशन, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। मैं जितना छोटा हो सकता है एक टेबल के फॉर्म में एप्लीकेशन सेंड कर दिया था। यूनिट 1 का जो पीडीएफ है लास्ट पेज में देखिएगा, आईओटी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में मैं उसको हर एक सेक्टर वाइज क्या क्या एप्लीकेशन होगा उसको, लेकिन आपको एग्जाम में जब लिखना होगा तो किसी एक एक्सप्लेन एप्लीकेशन को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन सा सेंसर यूज होगा, कैसे वो डेटा ट्रांसफर करेगा, कैसे फिर रिप्लाई आएगा, ठीक है, कौन सा लेवल यूज करेगा, उसमें वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं। 10:55 हो जाएगा, तो चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, तो हाइपरलिंक किसी भी लिंक को क्लिक करता हूं तो दूसरा पेज खुल जाता है, तो वहीं से हाइपरटेक्स्ट आया। हाइपरटेक्स्ट मतलब वो जो टेक्स्ट है उसमें लिंक दिया हूँ, और वो लिंक किसी और टेक्स्ट का है, तो उस लिंक को क्लिक करूंगा तो दूसरा कोई पेज खुल के आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। तो उसके लिए ही हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP हम लोग डिजाइन किए, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म। क्लाइंट सर्वर के ऊपर बेस्ड है, मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, उसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर्वर हमेशा पोर्ट 80 ही यूज करता है। तो सर्वर पोर्ट 80 यूज करता है, क्लाइंट कोई सा भी एक टेम्पररी पोर्ट यूज कर लेता है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है। और HTTP TCP का सर्विस यूज करता है, और इसके दो टाइप के होते हैं HTTP, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। तो दो टाइप के कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो इसका डेफिनेशन है यही है कि हम लोग क्लाइंट सर्वर के ऊपर बेस्ड है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर से वेब पेज आपको रिसीव हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट और उसके ऊपर भेज। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ में आता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तब आपको चीजें इंटरप्रेट करने में आसानी होगा, ठीक है। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। चलिए, तो कैसे इंटरनेट काम करता है वो समझ लेंगे तो HTTP अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो कैसे काम करता है वो समझने के लिए, तो जो मेरा ब्राउजर होता है वो ही मेरा क्लाइंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर एजेंट। मैं अपने सिस्टम पे सपोज क्रोम ओपन किया, तो क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम मेरा यूजर एजेंट है और मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है। या फिर मेरा सिस्टम क्लाइंट है, तो यूजर एजेंट मेरा ब्राउजर हो गया। अब उसके जब URL पे मैं कुछ लिखता हूँ, तो सपोज वहां पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in, ठीक। तो bitdurg.ac.in लिखा हूँ, तो वो वहां पे रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है BIT दुर्ग के सर्वर पे कि मेरे को कुछ डेटा चाहिए। फिर वहां से सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये करने के लिए
जैसे ही मैं यूआरएल पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in, तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट जो है वो नीचे जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर को ही उसको भेजना है, तो नेटवर्क लेयर को ये समझ में नहीं आता है bitdurg.ac.in क्या है। तो bitdurg.ac.in का आईपी एड्रेस खोजता है तो डीएनएस रन होता है। तो डीएनएस बताता है डोमेन नेम सिस्टम कि bitdurg.ac.in को कुछ एक आईपी एड्रेस उसके साथ मैप है, तो वो आईपी एड्रेस उसको रिटर्न कर देता है। तो अब ये जो मेरा एप्लीकेशन लेयर जो मैं ब्राउजर पे जो भी यूआरएल पे लिखा हूँ, वो यूआरएल अब नीचे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, हम लोग टीसीपी आईपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे मेरा ब्राउजर खुला है, यूआरएल पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in। अब वो नीचे आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एचटीटीपी बोल रहा है कि मैं टीसीपी यूज करता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल होते हैं, यूडीपी और टीसीपी। तो ये एचटीटीपी बोल रहा है कि मैं टीसीपी को यूज करूंगा। ठीक है, तो एचटीटीपी बोल रहा है कि मैं टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करूंगा। तो अब टीसीपी के पास ये डेटा आता है, तो टीसीपी अब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो थ्री वे हैंड शेकिंग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सिंक, सिंक प्लस एसीके और एसीके। तो ये थ्री वे हैंड शेकिंग रन होता है, और टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए सिंक, सिंक प्लस एसीके और एसीके भेजता है। तो जब ये एसीके भेजता है, उसी समय ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को वहां से कुछ डेटा चाहिए था। तो जब ये थ्री वे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का लास्ट जो एसीके आता है, वहां पे ही वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ रिक्वेस्ट कैसे भेजता है। मैं यूआरएल पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in। ठीक, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो मेरा फर्स्ट हैंडशेक हुआ, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो सबसे ऊपर है फर्स्ट हैंडशेक। तो ये सिंक भेजा टीसीपी, यहाँ से आया सिंक प्लस एसी के, ये भी सिंक करने के लिए सर्वर रिस्पॉन्स किया, सिंक प्लस एसी के भेजा। अब ये जब एसी के भेजता है तो प्लस रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिक्वेस्ट वो भेजा है कि मेरे को ये वेब पेज चाहिए, ये वेब पेज खोलने का रिक्वेस्ट भेजता है। तो जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तब अब आपका सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ये वेब पेज अब आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स करता है। तो ये टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद जब नीचे डेटा लिंक नेटवर्क लेयर पे आया, तो डीएनएस रन हुआ था, और डीएनएस टीसीपी को, एचटीटीपी को ये प्रोवाइड कर दिया था उसका bitdurg.ac.in का आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस से मूव करके हम लोग उस पीसी पे पहुंच जाते हैं। तो हुआ क्या, ब्राउजर पे जैसे ही मैं लिखा bitdurg.ac.in उसके यूआरएल पे, तो डीएनएस रन हुआ। डीएनएस रन होने से bitdurg.ac.in का आईपी एड्रेस मिल गया। वो आईपी पैकेट जो बनेगा, वो आईपी पैकेट मैं सेंड करता हूँ सर्वर को, bitdurg.ac.in को वहां पे सेंड किया। ठीक है, तो सेंड करने से, सेंड जब उसको मैं भेजता हूँ, तो उसी बीच में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो सिंक प्लस एसीके प्लस सिंक करता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तब फिर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं और डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये जो एच है, ये स्टेटलेस है। ठीक है, ये सिर्फ एच जो है वो कनेक्शन, नीचे क्या हो रहा है, कनेक्शन बना है कि नहीं है, पैकेट सेंड हुआ है कि नहीं, उससे इसको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये मान के चलता है कि जैसे ही मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो नीचे टीसीपी एक कनेक्शन बनाएगा और आईपी एड्रेस, आईपी हेडर उसका पैकेट बना के उसको सेंड करेगा, उसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डाल के सब कुछ काम करेगा। ये सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने का काम करेगा, नीचे के जो भी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर कर रहे होंगे। तो वो मान के चलता है कि ये लोग सक्सेसफुली डेटा डिलीवर कर देंगे, मेरे को सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एच वर्क करता है। तो एच के दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है नॉन परसिस्टेंट और एक होता है परसिस्टेंट। ठीक है, तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, नॉन परसिस्टेंट में देखिए, ये जो डायग्राम है नॉन परसिस्टेंट के लिए, ये मेरा सर्वर है, इसमें bitdurg.ac.in, ये उसका वेब पेज है, उसमें एक एक इमेज रखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है। तो ये जो फाइल दिख रहा है सर्वर के कॉर्नर पे, प्रेजेंटेशन के यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है सर्वर, ये सर्वर है bitdurg.ac.in का, जहाँ पे उसका पूरा वेब पेज का डेटा रखा हुआ है। उसमें कुछ फाइल्स रखे हुए हैं, तो ये फ्रंट होम पेज है। ठीक है, होम पेज में एक इमेज लिंक है। ठीक,
तो मैं जैसे ही क्लाइंट को रिक्वेस्ट मेरा यूआरएल पे लिखा क्लाइंट bitgroup.ac.in, जैसे ही वो रिक्वेस्ट लिखता है तो टीसीपी एक सिंक भेजा, सिंक प्लस एसीके आया, और इसके बाद यहाँ पे एसीके आया, और रिक्वेस्ट में मैं गेट मेथड यूज किया हूँ, तो गेट मेथड से ही उस पेज को सेंड करने के लिए बोलता है। ठीक, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये पेज जो है वो रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स मैसेज भेजेगा यहाँ से सर्वर, ये पेज रिप्लाई हो गया। ठीक, तो अब जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो वो बोल देता है एंड ऑफ फाइल, तो जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल बोलता है तो वो पेज डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उस फाइल में एक लिंक दिया था इमेज का, तो अब ये इमेज भी उसी सर्वर पे रखा हुआ है, इसको भी ट्रांसमिट करना है, तो इसको भी ट्रांसमिट करना है, तो फिर से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो फिर से वो सिंक प्लस एसी के, फिर थर्ड हैंडशेक होगा, उसके बाद फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और फिर से डेटा सेंड करेगा। तो ये वाला पार्ट जो दिखा रहा है ये फाइल के लिए था कि यहाँ पे फाइल सेंड हुआ, उस फाइल में एक इमेज का लिंक है, तो फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और फिर से इमेज सेंड किया। ठीक, तो अगर मेरे फाइल में 5 इमेज है, तो 5 इमेज है, उन सबका लिंक दिया हुआ है, तो मेरे पास 6 कनेक्शन होगा। पहला कनेक्शन इस फाइल के लिए होगा, उसके बाद जितने भी इमेज दिए हैं उसके लिए एक एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो नॉन परसिस्टेंट ये बोलता है कि आप जो कुछ भी ट्रांसमिट करोगे, एक बार ही ट्रांसमिट करोगे, उसके बाद आप कनेक्शन टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, तो फाइल ट्रांसमिट हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, टर्मिनेट हुआ, फिर उस फाइल में एक इमेज था, इमेज ट्रांसमिट हुआ, तो 2 इमेज है, तो दो एक और कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और टर्मिनेट होगा। तो हर बार जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन परसिस्टेंट। तो नॉन परसिस्टेंट में एक इमेज, एक फाइल, एक वीडियो, जो भी कंटेंट आप भेज रहे होगे उसको एक बार सेंड करना पड़ेगा, उसको फिर अगले के लिए फिर से कनेक्शन बना के सेंड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नॉन परसिस्टेंट। दूसरा मेथड होता है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट मेथड जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग HTTP वर्जन 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1.1। तो ये बाय डिफॉल्ट परसिस्टेंट मेथड को यूज करता है। ठीक, तो परसिस्टेंट मेथड में अब हम लोग बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। परसिस्टेंट मेथड में हम लोग एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिए, ये देखिए पहला मैं bitgroup.ac.in यूज किया। ठीक है, तो जैसी परसिस्टेंट मेथड था, मतलब HTTP 1.1 यूज कर रहा हूँ मैं, सिंक भेजा, सिंक प्लस एसीके आया, एसीके भेजा, साथ में ये रिक्वेस्ट भेजा कि ये फाइल चाहिए, ये फाइल आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करूंगा। अगर ये नॉन परसिस्टेंट होता तो जैसे ही फाइल रिसीव होता मैं कनेक्शन टर्मिनेट कर देता। क्योंकि ये परसिस्टेंट है तो कनेक्शन अभी भी ओपन है, और इमेज को भी ट्रांसमिट करना है, तो अब फिर से रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे को इमेज चाहिए, तो ये इमेज फिर से सेंड करेगा। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एंड ऑफ फाइल हो गया है, तो मैं फिर अब कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए बोलूंगा। तो परसिस्टेंट मेथड में क्या हुआ, कनेक्शन आप एक बार एस्टेब्लिश किए, कनेक्शन आप एक बार टर्मिनेट किए, इसके बीच में आप जितने बार भी आप चाहो तो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उतना रिक्वेस्ट भेजिए, जो भी डेटा चाहिए होगा, इमेज, वीडियो, ऑडियो, वो आपको रिसीव होता रहेगा, तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता रहेगा। ये परसिस्टेंट है मेथड है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं HTTP 1.1 में। इसके पहले हम लोग यूज करते थे नॉन परसिस्टेंट, वो था HTTP 1.0 वर्जन था, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था, सर्वर रिस्पॉन्स करता था, कनेक्शन टर्मिनेट, फिर इमेज के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट। तो अगर मैं बार बार ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश और टर्मिनेट कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड नॉन परसिस्टेंट। और जो परसिस्टेंट मेथड है उसमें एक बार ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन ओपन रहेगा जब तक मैं कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, सर्वर कनेक्शन को ओपन रखता है। इस बीच में आप जितने बार भी रिक्वेस्ट भेजोगे, जो भी डेटा के लिए, सर्वर रिस्पॉन्स करते रहेगा। अब जब आप रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को कनेक्शन टर्मिनेट करना है, तो जब कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए तो सर्वर रिस्पॉन्स कर देगा। यहाँ पे फिन फिन प्लस एसी के फिन क्लाइंट सेंड किया, और ये डेटा का कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। इसी को हम लोग परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट मेथड बोलते हैं। तो किसी को डाउट है परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में और HTTP में? किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट?
चलिए, तो परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट समझ में आ गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, तो HTTP का मैसेज फॉर्मेट, तो अभी एक रिक्वेस्ट और रिप्लाई के ऊपर बेस है, तो दो टाइप का मैसेज यूज करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्स मैसेज। तो रिक्वेस्ट मैसेज क्लाइंट भेजता है सर्वर को, और रिस्पॉन्स मैसेज सर्वर भेजता है क्लाइंट को। तो दो ही मैसेज है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये दोनों मैसेज में 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में बाकी 3 तो सेक्शन कॉमन होंगे, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन होता है रिक्वेस्ट वाले मैसेज में, उसको रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं, और रिस्पॉन्स वाले मैसेज में उसको स्टेटस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा। तो चलिए मूव करते हैं फ्रेम फॉर्मेट पे। तो ये देखिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैसेज का फ्रेम फॉर्मेट है। HTTP रिक्वेस्ट किया हूं मैं। ठीक है, मतलब URL पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in। मैं अपने सिस्टम पे ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर के URL पे लिखा हूँ bitdurg.ac.in। तो bitdurg.ac.in जब लिखूंगा तो ये मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। ये जो फ्रेम फॉर्मेट है ये ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो फ्रेम फॉर्मेट कैसे ट्रांसमिट होगा, तो इसके 4 सेक्शन दिख रहे हैं। पहला सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन। ये वाले जो एरिया है इसको रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं। दूसरा ये वाला एरिया है, इसको हेडर लाइन बोलते हैं। तीसरा ये ब्लैंक लाइन है, और चौथा जो है बॉडी। तो रिक्वेस्ट मैसेज में 4 सेक्शन है, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, ब्लैंक लाइन, बॉडी। ठीक है, 4 सेक्शन। और हर फील्ड के बाद हम लोग एक स्पेस दिए हैं, दिख रहा है। रिक्वेस्ट लाइन को अगर हम लोग देखें तो रिक्वेस्ट लाइन में मेथड है, फिर एक स्पेस है, URL है, फिर एक स्पेस है, वर्जन है, उसके बाद कैरियर रिटर्न एंड लाइन फीड है। लाइन फीड मतलब जो हम लोग वो होते हैं ना, स्लैश एन लिख दिए हैं तो न्यू लाइन पे चला गया, स्लैश टी टैब हो गया है, तो वही यहाँ पे लाइन फीड है, स्लैश एन। ठीक, तो रिक्वेस्ट लाइन के जो 3 फील्ड है, मेथड है, URL है और वर्जन, ये तीनों का काम क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो ये जो 3 फील्ड है उसके क्या काम है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मेथड। तो मेथड बताता है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, किस टाइप का आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। देखिए गेट बोल रहा है तो वहां से आप कुछ डेटा रिसीव करने के लिए बोल रहे हो। पुट बोल रहे हो मतलब सर्वर में कुछ आप डेटा डाल रहे हो। पोस्ट बोल रहे हो एक तो सर्वर में, तो बहुत सारा मेथड स्पेसिफाइड है पहले से ही। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, URL, तो URL पे लिखा हूं मैं bitdo.ac.in, ये मेरा URL हो गया। वर्जन, अभी मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो करेंटली 1.1 वर्जन यूज हो रहा है HTTP का 1.1। URL पे bitdo.ac.in, मेथड यूज कर रहा हूं मैं। अगर कुछ रिट्रीव करना चाहता हूं तो गेट मेथड, कुछ अपलोड करना चाह रहा हूं तो पोस्ट या फिर पुश मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो ये डिफाइन करेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग लास्ट में ये देखिए एग्जांपल, तो ये गेट मेथड बता रहा है। ठीक है, मतलब आपको कुछ डेटा चाहिए, और ये URL है। ठीक है, स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश इमेज, यहाँ पे से आपको इमेज चाहिए था, और ये कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो बता रहा है। ठीक है, तो मैं जब रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो क्लाइंट से सर्वर रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो जो मेरा रिक्वेस्ट लाइन है वहां पे मेरे को मेथड कौन सा है बताना पड़ेगा, URL क्या है बताना पड़ेगा, और वर्जन कौन सा है HTTP का वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैसेज थे हम लोग ये फ्रेम फॉर्मेट में यहाँ पे थे, ये 3 फील्ड है हमारे। ठीक, नेक्स्ट जो फील्ड है वो, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हेडर लाइन। तो हेडर लाइन में जो फील्ड है मतलब हेडर नेम, तो बहुत सारे आप हेडर नेम प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद कॉलन है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, फिर कैरियर डेट एंड लाइन फिट। तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो हेडर नेम में आपको बताना पड़ता है कि आप क्या चीज यूज करना चाह रहे हो, कुछ अलग से यूज करना चाह रहे हो तो वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अलग से यूज करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कौन सा ब्राउजर से आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर कौन सा कोडिंग, या फिर मैं इमेज फाइल चाह रहा हूँ, तो जो भी चीज मेरे को रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ एक्सेप्ट इमेज। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को इमेज चाहिए। ठीक है, मैं इमेज के लिए रिक्वेस्ट भेजा हूँ, यहाँ मेथड भेजा था गेट, यहाँ पे लिखा हूँ एक्सेप्ट इमेज, तो इमेज चाहिए। यहाँ नीचे लिख दिया एक्सेप्ट वीडियो, तो वहां से सर्वर से वीडियो आएगा और इमेज के लिए इमेज आ जाएगा।
ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होता है, करस्पॉन्डिंग इमेज के लिए कुछ वैल्यू देता है, हेडर के लिए, वीडियो के लिए कुछ वैल्यू देता है, तो करस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइप का वैल्यूज होता है। जैसे वहां पे अगर मैं लिख दिया हूँ कि डेट, तो हेडर नेम में लिखा हूँ डेट, मतलब डेट, करंट डेट क्या है वो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, या यूजर एजेंट लिख दिया हूँ, तो क्लाइंट में कौन सा प्रोग्राम है या फिर सर्वर कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहा होगा वो मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडर में हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, आपके पास जो डेटा है उसके अलग से आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है वो है ब्लैंक। नेक्स्ट सेक्शन है ब्लैंक लाइन, तो ये सिर्फ एक लाइन को ब्लैंक करने के लिए यूज कर रहा है। उसके बाद है बॉडी, ये कभी कभी ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ तब, अगर सपोज यहाँ पे मेथड मेरा, मैं एक सपोज एसबीआई का लॉगिन पेज खोला हूँ, तो लॉगिन पेज खोला हूँ तो वहां पे मैं यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, तो अब मैं वहाँ गेट मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं वहां पे पुश मेथड यूज करूंगा या पोस्ट मेथड यूज करूंगा, क्योंकि मैं यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो उसके सर्वर पे भेज रहा हूँ। तो पुश या फिर पोस्ट मेथड यूज होगा, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा कि यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ये बॉडी में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो यहाँ पे रहेगा और आपका डेटा वहां पे पुश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो उस समय बॉडी का जरूरत है, गेट कर रहे हो, कुछ रिट्रीव कर रहे हो, तब आपको सिर्फ गेट मेथड है, तो बॉडी का कोई जरूरत नहीं है। तो मोस्टली जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स मैसेज में होता है, क्योंकि सर्वर जब रिप्लाई करता है तो कुछ डेटा सेंड करता है, उस समय ही बॉडी का जरूरत पड़ता है। और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तब आपको मोस्टली बॉडी का जरूरत नहीं पड़ता। मगर जैसे कुछ डेटा भेज रहे हैं, यूजर नेम या पासवर्ड या कुछ इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया है कि पोस्ट, तो पोस्ट कर रहा है मेथड, तो क्या पोस्ट कर रहा है, इमेज, तो यहाँ पे वो इमेज का डेटा यहाँ पे रहेगा, ये इमेज है जिसका इंफॉर्मेशन है कि उसको, इमेज को जब हेक्साडेसिमल में हम लोग या फिर पिक्सल में चेंज करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल में उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो जो डेटा है वो यहाँ पे रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे सेंड करके भेजते हैं। ठीक है, तो पुश मेथड और पोस्ट मेथड दो मेथड है, दोनों में से कौन सा हम लोग यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? एचटीटीपी में दो मेथड यूज कर रहे हैं, पुश और पोस्ट, दोनों ही हम लोग अपलोड करने के लिए यूज कर रहे हैं सर्वर पे यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप कौन सा मेथड सजेस्ट करोगे? यूजर नेम, और एसबीआई में मैं लॉगिन किया हूँ और यूजर नेम और पासवर्ड डाला हूँ, तो अपलोड करना है तो पोस्ट मेथड यूज करूंगा कि पुश मेथड यूज करूंगा? दो मेथड है अपलोड करने के लिए, तो कौन सा ज्यादा सही लगता है, पुश की पोस्ट? किसी को आइडिया होगा कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुट मेथड यूज करेंगे कि पोस्ट मेथड यूज करेंगे? ये मेथड थे, ये मेथड है, तो दोनों ही बोल रहा है। देखिए, पुट मेथड भी बोल रहा है कि सेंड डॉक्यूमेंट फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, पोस्ट भी बोल रहा है सेंड सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, दोनों ही क्लाइंट टू सर्वर है। डेटा सेंड कर रहा हूँ, डेटा सेंड करना है मतलब लॉगिन का इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ और पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो ये सेंड कर रहा हूँ मैं सर्वर पे। तो मैं पुट मेथड यूज करूंगा कि पोस्ट मेथड यूज करूंगा, कौन सा मेथड बेटर होगा? किसी को आइडिया? एम आई ऑडिबल? किसी को आइडिया कौन सा मेथड अच्छा होगा, पुट मेथड होगा कि पोस्ट मेथड ज्यादा अच्छा होगा? एम आई ऑडिबल? पोस्ट मेथड ज़्यादा बेटर होता है। पुट में क्या करते हैं हम लोग, जो डेटा है ओरिजिनल फॉर्म में ही सेंड होता है, यूजर नेम और पासवर्ड उसी फॉर्म में सेंड होगा। लेकिन पोस्ट मेथड यूज करूंगा तो क्या करता है, यूजर नेम और पासवर्ड को वो एनक्रिप्ट कर देता है। तो अगर कोई आपका डेटा कैप्चर कर लेता है, मान लो बीच में कोई हैक कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, जब वो कैप्चर कर लेता है तो आपका बॉडी फील्ड को वो जब चेक करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इसमें ही है, बॉडी फील्ड में ही है, तो यहाँ पे अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड ओरिजिनल फॉर्म में जा रहा है, पुट मेथड यूज किए हैं, तो वो रीड कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेथड पोस्ट है,
तो ये जो डेटा है उसको एन्क्रिप्ट करके भेजता है, तो किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो अब जब कोई उसको हैक भी करता है तो रीड करता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या है आपका यूजर और पासवर्ड। तो हम लोग इसलिए पुट मेथड यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हेडर लाइन का इंफॉर्मेशन था। ये देखिए हेडर लाइन में हम लोग जैसे यूजर एजेंट बोल रहा था मैं, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रोग्राम, एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, कौन सा एनकोडिंग यूज करना है, एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो ये सब जैसे डेट यूज कर रहा है, सो द करंट डेट। तो इमेज के साथ उस फाइल का जो भी और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हेडर लाइन में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो आप बिना हेडर लाइन के भी डेटा सेंड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब मैं bitdurg.ac.in लिखा हूँ, वो bitdurg के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, उसका होम पेज ओपन होके आ गया। होम पेज के साथ मैं चाहता हूँ कि उसका करंट डेट क्या है, तो मैं हेडर में डाल दूंगा। यहाँ पे जो मेरा फ्रेम फॉर्मेट है, यहाँ पे गेट मेथड लिखा हूँ, हेडर में डाल दिया हूँ डेट। तो वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा तो कितने डेट पे, कौन से डेट पे रिस्पॉन्स आया है, वो डेट वहां पे वो लिख के सेंड कर देता है, रिप्लाई में आपको वो मिलता है। तो आप अगर डेटा के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, उस केस में हम लोग हेडर फील्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हेडर लाइन में था। लास्ट है बॉडी। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि जब आप कुछ डेटा सेंड करोगे तभी आपको बॉडी का जरूरत है। आप कुछ रिट्रीव कर रहे हो, सिर्फ वहां से डेटा आपको रीड करना है, तो रीड करना है तो आपको बॉडी का जरूरत नहीं है। आप कुछ अपलोड कर रहे हो तभी आपको बॉडी का जरूरत है, तो जो भी कुछ आप अपलोड कर रहे हो वो बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज अपलोड कर रहा हूँ, तो जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे बॉडी में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे जो क्लाइंट डेटा भेज रहा था तो उसका HTTP का हेडर फॉर्मेट क्या था, रिक्वेस्ट का। अब जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को, तो जब वो मैसेज भेजता है तो उसको रिस्पॉन्स मैसेज भेजता है। ठीक है, इसके भी 4 सेक्शन है, स्टेटस लाइन, हेडर लाइन, ब्लैंक लाइन, बॉडी। देखिए नीचे के 3 सेक्शन दोनों में कॉमन है, बस क्योंकि ये रिस्पॉन्स कर रहा है इसलिए इसको स्टेटस लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है इसलिए इसको हम लोग स्टेटस लाइन बोल रहे हैं, और क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसको स्टेटस लाइन बोलते हैं। तो स्टेटस लाइन पे देखिए क्या क्या फील्ड दिया है। पहला है वर्जन, फिर स्पेस, फिर स्टेटस कोड, फिर स्पेस, फिर फ्रेज, फिर कैरियर रिटर्न, फिर लाइन फील्ड। यहाँ पे लिखा है CR और LF का मतलब क्या है, कैरियर रिटर्न लाइन फील्ड। ठीक है, चलिए, तो जब ये रिस्पॉन्स करता है तो वर्जन, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है ये बताएगा। ठीक है, मान लीजिए कि क्लाइंट HTTP 1.0 में मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ये रिस्पॉन्स कर रहा है 1.1 पे। तो ये कौन से वर्जन पे रिस्पॉन्स कर रहा है, सर्वर पे कौन सा HTTP का वर्जन रन हो रहा है वो बता रहा है कि वर्जन 1.1 है। स्टेटस कोड, आप जो रिक्वेस्ट भेजे हो वो सब कुछ सक्सेसफुली रिप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर सब कुछ सही है, रिप्लाई कर रहा है, तो स्टेटस कोड में 3 डिजिट का नंबर होता है जनरली, तो 200 लिखा हूँ। 200 मतलब सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, तो 200 लिखा है। ठीक है, फ्रेज, ये 200 जो कोड है इसका मीनिंग क्या है, तो 200 का मीनिंग है ओके। तो स्टेटस लाइन पे क्या लिखा है, वर्जन HTTP 1.1 लिख रहा हूँ, और कोड बता रहा है 200 कि सक्सेसफुली रिसीव हो गया। उस 200 का मीनिंग क्या है उसको फ्रेज में लिख रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट में। ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये रिक्वेस्ट भेजा था, ये रिप्लाई किया, तो रिप्लाई किया HTTP 1.1। ठीक है, 1.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ, 200 बोल रहा है, मतलब सब कुछ सक्सेसफुली है, और उसका फ्रेज है 200 का मीनिंग है ओके। तो उसका मीनिंग क्या है ओके। अगर कुछ एरर होता तो यहाँ पे कोड लिखा होता सपोज 400, तो उसका मतलब है एरर दिस लाइन पे, या फिर एरर ये इमेज नहीं है। तो जो भी उसका इंटरप्रिटेशन है वो फ्रेज है, कोड बताता है 3 डिजिट का कि 200 ओके है। ऐसे बहुत सारे कोड हैं 3 डिजिट के, बहुत सारे कोड होंगे, तो जनरली हम लोग ओके ही जानते हैं, तो 200 मीन्स ओके। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स था, वो वाले देख लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे इसमें भी देखिए हेडर सेक्शन है, तो हेडर नेम है, और उसके बाद कॉलन है, फिर उसके बाद स्पेस, उसके बाद उसका वैल्यू क्या है। तो जब ये रिप्लाई करता है तो वो कौन सा सपोज एनकोडिंग यूज कर रहा है, सपोज आस्की। ठीक है, तो हेडर नेम में लिख देगा आस्की, एनकोड कर रहा है आस्की में भेजा है, तो आस्की का वैल्यू होगा कुछ, वो लिख देगा।
तो सपोज ये बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल में रिप्लाई किया, तो हेडर नेम में लिख देगा हेक्साडेसिमल कॉलन स्पेस, फिर उसका कुछ कोड होगा, उस कोड को यहाँ पे वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा एनकोडिंग मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा फाइल आप भेज रहे हो, सपोज इमेज फाइल भेज रहा है तो यहाँ पे लिख देगा एक्सेप्ट इमेज सेमीकोलन, और इमेज का कुछ वैल्यू रहेगा तो इमेज डॉट GIF वैसा उसका कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट फिर ब्लैंक लाइन है, ये सिर्फ स्पेस के लिए दिया रहता है, एक लाइन ब्लैंक करने के लिए इस सेक्शन को, कि नेक्स्ट लाइन पे फिर जो भी होगा वो बॉडी है। तो देखिए अब ये रिस्पॉन्स किया था, ओके भेजा था bitdurg.ac.in का, तो ये वेब पेज सेंड कर रहा है, तो ये वेब पेज सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेब पेज का इंफॉर्मेशन है ये बॉडी में रहेगा। तो मोस्टली बॉडी यूज होता है जब आप कुछ डेटा सेंड कर रहे हो, तो वेब पेज सेंड कर रहा है तो पूरा का पूरा वेब पेज में उसमें कौन से मेन्यूज हैं, टैब्स हैं, इमेज क्या है, वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में रहता है। ये हेक्साडेसिमल में ट्रांसमिट होता है, रिसीवर जब रिसीव करता है क्लाइंट तो उसको वापस जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मैसेज का फ्रेम फॉर्मेट था। ठीक है, किसी को डाउट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट मैसेज के फ्रेम फॉर्मेट में? किसी को डाउट है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज के फ्रेम फॉर्मेट में? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, बीच बीच में रिस्पॉन्स कर दीजिए, मेरे को पता ही चलता कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूँ, ऐसा लगने लगता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ये मैसेज फॉर्मेट हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हेडर लाइन में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी हम लोग यूज करेंगे। उसका फॉर्मेट है हेडर नेम कॉलन स्पेस और हेडर का वैल्यू। ठीक है, लास्ट है बॉडी, तो जो भी डेटा रहेगा वो हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है, जब लेकिन एरर रहेगा तब बॉडी में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, एरर मैसेज रहेगा तो बॉडी में, क्योंकि कुछ डेटा तो सेंड नहीं हुआ है, तो जब डेटा सेंड करेंगे तभी बॉडी में, तो जो भी डेटा होता है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करके बॉडी में डाल देते हैं, तो बॉडी में वो डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल देख के आपको बताना है कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या भेज रहा है, और सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जांपल 1 है ये, अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब आपको हेडर फॉर्मेट समझ में आ जाता है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो इसका हेडर फॉर्मेट है, जितना इंफॉर्मेशन जरूरी है सिर्फ वही वहां पे रखा हूँ। ठीक है, तो अब बताइए, पहला जो है रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन पे क्या समझ में आ रहा है, गेट लिखा है और कुछ स्लैश स्लैश लिखा है और HTTP, तो रिक्वेस्ट लाइन में वो जो ऊपर है वो क्या बता रहा है, किसी को आइडिया है? इसके बाद अटेंडेंस लेंगे, तो अब पहले बता दीजिए कि क्या है ये, अगर आपको समझ में आता है इसका मतलब HTTP समझ में आता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा है, रिक्वेस्ट मैसेज का फ्रेम फॉर्मेट है, उसमें पहला जो लाइन होता है वो है रिक्वेस्ट लाइन। तो रिक्वेस्ट लाइन में आपका मैसेज जा रहा है, तो पहला लिखा है गेट। गेट मतलब क्या हुआ, गेट है क्या चीज और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कोई भी? एनीवन, जिसको भी समझ में आ रहा है आइडिया, गेट क्या लिखा है और कुछ वहां पे स्लैश इमेज ऐसा लिखा है और HTTP 1.1, तो गेट का मतलब क्या है वहां पे? जल्दी आंसर दीजिए, फिर अटेंडेंस होगा इसके बाद, तो जल्दी दे दोगे जल्दी अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, एम आई ऑडिबल? आप लोग चालू करके कहीं घूमने तो नहीं चले गए हो? ठीक, रिक्वेस्टिंग फॉर इमेज, वो तो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। गेट क्या है वहां पे, गेट, गेट क्या फील्ड कर स्टेटस, जो रिक्वेस्ट मैसेज है मेथड। ठीक है, तो गेट मेथड है, तो गेट मेथड मतलब मेथड कॉल हुआ है गेट, अगर वहां पे पुश या पोस्ट होता तो कौन सा मेथड है वो बताना पड़ता, तो गेट मेथड मतलब सर्वर से हमको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, गेट मेथड।
तो क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, तो वो यूआरएल है, नेक्स्ट फील्ड यूआरएल है, यहां से इमेज चाहिए। ठीक है, यूआरएल बताया हूं, यहां से इमेज चाहिए। और लास्ट में लिखा है HTTP 1.1, ये क्या बता रहा है? HTTP 1.1 क्या बता रहा है? वर्जन, तो हम लोग 1.1 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा रिक्वेस्ट मैसेज था, आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ रिक्वेस्ट मैसेज का। तो ये जो पहला लाइन था रिक्वेस्ट मैसेज का, जो फ्रेम फॉर्मेट था, उसको देखने से ये देखिए, तो यहाँ पे गेट मेथड है, यूआरएल है, यहाँ से इमेज चाहिए, और ये वर्जन बता रहा है कि यहाँ से वर्जन चाहिए था हमको। ठीक है, नेक्स्ट है हेडर लाइन। तो हेडर लाइन में अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये एग्जांपल हेडर लाइन पे बोल रहा है कि मेरे को इमेज चाहिए था। इमेज क्या बोल रहा है, या तो जीआईएफ में या फिर जेपीजी, इस फॉर्मेट में इमेज को एक्सेप्ट करूंगा बोल रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट इमेज, तो इमेज इस फॉर्मेट में मैं एक्सेप्ट करूंगा। वो अगर यहाँ पे लिखा होता एनकोडिंग कॉलोन, यहाँ पे लिखा होता एनकोडिंग कॉलोन, फिर यहाँ पे लिखा होता वो सपोज वो हेक्साडेसिमल, इसका मतलब जो भी कुछ डेटा है मैं वो हेक्साडेसिमल में रिसीव करूंगा। तो ये मेरा जो है वो हेडर लाइन है। एक्सेप्ट बताया, हेडर नेम कॉलोन, फिर स्पेस, फिर उसका वैल्यू। वैल्यू क्या है, इमेज होगा, इमेज एक्सेप्ट करूंगा जीआईएफ फॉर्म में, इमेज एक्सेप्ट करूंगा जेपीजी फॉर्म में, और किसी फॉर्म में इमेज नहीं एक्सेप्ट करूंगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मैसेज था। अब ये रिप्लाई कर रहा है सर्वर। तो जब सर्वर रिप्लाई कर रहा है HTTP 1.1, तो वर्जन बता रहा है। ये जो 200 है वो क्या बता रहा है, 200 क्या बता रहा है इसमें, 200 स्टेटस कोड। तो देखिए 3 डिजिट का स्टेटस कोड होता है, वो 200, 201, 105 ऐसा कुछ रहेगा, 3 डिजिट रहेगा। 2 डिजिट का स्टेटस कोड कभी नहीं होगा, 3 डिजिट का ही है। 200 मतलब कि सक्सेसफुली रिसीव कर दिया। उसका फ्रेज, उस 200 का मीनिंग क्या है, ओके। तो ये ओके उसका मीनिंग बता रहा है कि 200 रिसीव किया, मतलब सब कुछ ओके है। 200 उसका स्टेटस कोड है, ओके रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये रिस्पॉन्स का हेडर है। ठीक है, तो हेडर नेम क्या बता रहा है, डेट। तो डेट बता रहा है आज इतने तारीख को भेजा है, उसका टाइम जीएमटी में बता रहा है, डेट और टाइम पूरा यहाँ पे बता दिया, मंडे। ठीक है, दूसरा है सर्वर। तो अगर मैं रिस्पॉन्स का फील्ड पे आऊँ, तो देखिए रिस्पॉन्स में हेडर नेम, फिर कॉलोन, फिर स्पेस, फिर वैल्यू। तो यही हम लोग बता रहे हैं, जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, इतने बजे भेजा, सर्वर का नाम क्या था, चैलेंजर। देखिए कंटेंट एनकोडिंग, ये बोल रहा है माइम वर्जन 1.0 में एनकोड किया हूँ। कंटेंट लेंथ, तो जो डेटा भेज रहा हूँ उसका लेंथ 2048 बाइट्स का है, इतने बाइट्स का डेटा सेंड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बॉडी फील्ड नहीं था। ठीक है, बॉडी फील्ड नहीं था क्योंकि हम लोग तो रिट्रीव कर रहे थे, कुछ भेज तो नहीं रहे थे क्लाइंट से सर्वर। ये सर्वर से क्लाइंट डेटा भेज रहा है, तो जो भी डेटा भेज रहा है वो बॉडी में रहेगा। तो मतलब ये जो इमेज मांग रहा था, वो इमेज का हेक्साडेसिमल जो है उसको चेंज करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, अब इसको देख के बताइए कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 2 बताइए। बोलिए जल्दी, एग्जाम्पल 2 दिख रहा है? तो स्टेटस रिक्वेस्ट लाइन पे क्या लिखा है, पुट क्या है, रिक्वेस्ट लाइन पे पुट लिखा है क्लाइंट से सर्वर, तो पुट मतलब क्या हो रहा है? जल्दी बोलिए, टाइम हो गया, 11:30 हो गया, अटेंडेंस लेना है। पुट मेथड है, मेथड है, इसका मतलब कुछ हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो पुट मेथड यूज किए। क्या अपलोड कर रहे हैं हम लोग, तो उसके यूआरएल पे देखिए ये लिखा है, ये जो फाइल है ये अपलोड कर रहे हैं, ये उसका वर्जन। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है हेडर नेम में, एक्सेप्ट, वो किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर देगा, एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक। ठीक है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, डेटा जो है वो किसी भी फॉर्मेट में, एक्सेप्ट इमेज, इमेज जो है वो जीआईएफ में ही एक्सेप्ट करेगा। इमेज
जेपीजी में ही एक्सेप्ट करे। कंटेंट लेंथ 50, तो कंटेंट लेंथ 50 मतलब ये जो भी कुछ भेज रहा है doc.pl, ये doc.pl जो है वो 50 बाइट्स का उसका लेंथ है। ये सर्वर में अपलोड करने के लिए डेटा भेजा। अब जब सर्वर रिप्लाई कर रहा है तो बोल रहा है कि ओके रिसीव कर लिया हूँ, ये सर्वर है, यहाँ पे अपलोड हुआ, ठीक है, और ये कुछ डेटा भी सेंड कर रहा है, तो ये बता रहा है कि इतना 200 बाइट्स ऑफ डेटा कुछ सेंड किया है और उस बाइट को यहाँ यूज करता है। ठीक है, तो किसी को डाउट है यहाँ पे? बन जाएगा कैसे काम करता है HTTP? बन जाएगा सबसे? किसी को डाउट? अच्छा, सुरभि, इन दोनों को डाउट नहीं है, और किसी को? बन जाएगा सबसे? क्रिस लाइक किया है, अदीप भी है, चलिए ठीक है, तो बन जाएगा। तो फिर मैं अटेंडेंस शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो रुकेगा, नहीं तो अटेंडेंस शीट में जब देखोगे कि आपका नाम एंटर हो गया है तो आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, डाउट है तो फिर आप वेट करोगे पूछने के लिए कुछ। हो गया प्रेजेंट? चलिए, तो रोल नंबर बोलते हैं ये सेक्शन बी का है, सेक्शन ए से शुरू करना। सेक्शन ए, ये रोल नंबर जिसका भी नाम स्क्रीन पे दिख रहा है। रोल नंबर 2। 2। नेक्स्ट। Sir, 5. 5। नेक्स्ट। Sir, 8. 8। नेक्स्ट। Sir, 12. 10। 12. नेक्स्ट। 12। नेक्स्ट। Sir, 25. 25। नेक्स्ट। सर 30। 30। नेक्स्ट। चलिए फिर 34 से। सर 34। 34। नेक्स्ट। सर 45। 45। नेक्स्ट। 50. 50। नेक्स्ट। 50 से 70 तक कोई है? 63। 63। नेक्स्ट। 70. 66. 65। 66। 65 दोनों है। हो गया, और कोई नहीं? सेक्शन ए। सेक्शन बी। Sir, 70. 70 डाला तो सेक्शन बी। Sir, 7. Sir, roll number 2. 2। नेक्स्ट। 5. 5। नेक्स्ट। 7. 7। नेक्स्ट। So 15. 15। सर 14। 14। Sir, roll number 2. 2। नेक्स्ट। Sir, 28. 28। Sir, number 18. 18। Sir, 31 तक 33. सेक्शन बी में कुछ बोला कोई? Sir, 33. 33। नेक्स्ट, फिर सेक्शन बी 34 से 50 तक कोई है? So 34. 37. 34। 37। Sir, 39. 39। So 43. 43। 50। 50। नेक्स्ट। 50 Sir, के बाद 59.
59. T. P. 63. P. 64. 4. 69. 59. 66. 66. 66. 69. और कोई? सेक्शन बी. सेक्शन बी. प्रवीण, कितना है रोल नंबर?